हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग टेस्ट सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है। टेस्ट सीरीज में हमने पॉलिटिकल थ्योरी की टेस्ट सीरीज के लगभग डेमोक्रेसी वाले टॉपिक को हमने कवर कर लिया था। इसमें लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, राइट्स, है ना, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर लिया था और डेमोक्रेसी भी हमने कवर कर लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिटीजनशिप को लेकर के, यानी कि नागरिकता को लेकर के आज हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है। नागरिकता पे लगभग 47 क्वेश्चन हम आज प्रैक्टिस लगाएंगे और ये 47 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से मोस्टली क्वेश्चन एग्ज़ाम में लगभग 50% क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और 50% क्वेश्चन मेरे थ्रू बनाए हैं जो एनसीईआरटी और अदर रेफरेंस बुक से हेल्प लेकर के बनाई गई है। ठीक है। तो इसमें आपको टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बिना समय वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस विचारक का मत है कि नागरिकता राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता है। ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स बिलीव्स दैट सिटीजनशिप इज अ फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। ठीक है। तो ये है टी.एच. मार्शल का स्टेटमेंट। टी.एच. मार्शल की एक फेमस बुक है सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास। ठीक है। टी.एच. मार्शल की एक फेमस बुक है सिटीजनशिप और सोशल क्लास। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा पहली बार नागरिकता अधिनियम कब बनाया गया। ठीक है। ये तो सबको पता है कि 1955 में 1955 में फर्स्ट टाइम जो है नागरिकता को लेकर एक सिटीजनशिप एक्ट बनाया गया। ठीक है। व्हेन वाज द सिटीजनशिप एक्ट फर्स्ट इनेक्टेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट। तो 1955। ठीक है। बाद में इसमें कुछ संशोधन होते हैं, वो चीज़ें जब हम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है, आईजीपी पढ़ेंगे, जब इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे नागरिकता को लेकर की कितने कॉन्सेप्ट थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, वो सारी चीज़ों को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे हम पॉलिटिकल थ्योरी के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटिकल थ्योरी के साथ साथ मैंने इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले कुछ क्वेश्चंस को इसमें मेंशन कर दिया है, जिससे कि आपका एक लगभग चीज़ें क्लियर हो जाए एक ही वीडियो से। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारक का मत है कि नागरिक वह व्यक्ति है जिसे विमर्शी और न्यायिक कार्य में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंकर बिलीव्स दैट अ सिटीजन इज अ पर्सन हु हैज राइट टू पार्टिसिपेट इन डेलिबरेटिव एंड जुडिशियल फंक्शन। ठीक है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अरस्तु ने बोला था कि नागरिक वही व्यक्ति होगा जो प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों में भाग लेगा। तो ये अरिस्टोटल ने बोला है। इट इज़ वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार निम्न में से किसको मिला हुआ है। तो भारत में नागरिकता पर कानून बना सकता है हमारा पार्लियामेंट। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज द राइट टू मेक लॉ ऑन सिटीजनशिप इन इंडिया। करेक्ट आंसर इज द पार्लियामेंट। निम्न में से किस विचारक का मत है कि नागरिकता की अवधारणा स्थैतिक न होकर उदारवादी पूंजीवादी समाज में लगातार क्या होती रहती है, ये विकसित होती रहती है। तो ऐसा किसने बोला है। तो ये टी.एच. मार्शल का स्टेटमेंट है। ठीक है। टी.एच. मार्शल ने कहा कि जहाँ पे भी उदारवादी पूंजीवादी समाज होगा वहाँ पे नागरिकता हमेशा क्या होती रहेगी, स्टेबल नहीं होगी, बल्कि ये मूवेबल होगी, यह हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंकर इज of the view that the concept of citizenship is not static but constantly evolving in liberal capitalist society। टी.एच. मार्शल, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास इनकी बुक है। हैबरमास की लेजिटिमेशन क्राइसिस इनकी बुक है। विल किमलिका की कौन सी बुक है वो आप कमेंट करके बताएं। ठीक है। विल किमलिका एक बहुसंस्कृतिवादी विचारक हैं, तो इन्होंने कौन सी बुक लिखी है वो आप बताएं कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में नागरिकता संबंधी प्रावधानों पर बहस करते हुए निम्न में से किसने कहा था कि
संविधान के अन्य किसी अनुच्छेद से प्रारूप समिति को इतना सिरदर्द नहीं हुआ जितना इस अनुच्छेद यानी नागरिकता वाली संबंधी अनुच्छेदों से हुआ है। तो ऐसा किसने बोला था? तो ऐसा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये स्टेटमेंट बोला है। ठीक है। देखिए प्रारूप जुड़ा हुआ है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको, जो बड़े क्वेश्चन है अगर आप नहीं कर सकते तो उनको आप एज इट इज़ याद कर लें, रट लें, जो भी करना है आप करें। ठीक है, देखो पास होने का एक तरीका है कि आप बार बार प्रैक्टिस लगाएं। ठीक है, प्रैक्टिस से बार बार लगाएं। जो क्वेश्चन आपको लग रहे हैं प्रैक्टिस सेट में बहुत ज़्यादा टफ हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लिखे हुए हैं, ठीक है, कई लाइन्स हैं उसमें, तो उस क्वेश्चन को आप लिख लो किसी पेज में। ठीक है, पेज में लिख के उसको रट डालो, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे नेट में जो एज इट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर से रिपीट होते हैं। तो आपको वही अगर याद रहेगा, रटे रहेंगे, तो एज इट इज़ 25 क्वेश्चन तो आप फालतू करके आएंगे किसी से भी। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें। वाइल डिबेटिंग इन प्रोविजंस related to the citizenship in the Constituent Assembly, who among the following had said that no other article of the Constitution caused as much headache to the drafting committee as this article related to the citizenship? तो ये हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर को जरूर पढ़ के जाएं आप, अंबेडकर की बुक्स को जरूर पढ़ें, उनकी बुक्स को सीक्वेंस में जरूर में याद रख के जाएं, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हमेशा होते हैं। अब देखिए परवाह का नीतिशास्त्र संबंध नागरिकता की किस अवधारणा से जुड़ा हुआ है? तो नागरिकता की मात्रिक अवधारणा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एथिक्स ऑफ केयर इज रिलेटेड टू विच कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप? तो एथिक्स ऑफ केयर अगर आपने कैरोल गिल्गिन की एक बुक है, ठीक है, कैरोल गिल्गिन ठीक है, कैरोल गिल्गिन की बुक है एथिक्स ऑफ केयर। ठीक है, यानी देखभाल की नैतिकता जो है, ये फेमिनिज्म का एक पार्ट है, कहीं ना कहीं मातृक नागरिकता से जुड़ा हुआ है। तो ये एथिक्स और केयर की बात जहाँ पे आए तो आपको वहाँ पे फेमिनिज्म को डायरेक्ट कोट करना है। ठीक है, मैटरनल सिटीजनशिप से ये जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। देखिए ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है 1 घंटे 10 मिनट या 1 घंटे 20 मिनट की हो जाए, क्योंकि हम एक ही वीडियो में जो है लगभग 47 क्वेश्चन कवर करेंगे। और जहाँ तक मेरा मानना है, मैंने 12 से 13 बार एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है, अलग अलग स्टेट के अलग अलग नेट के एग्ज़ाम, है ना। और उसके बिहाफ पे मैं कह सकता हूँ कि ये 40 क्वेश्चन, ये 47 क्वेश्चन आप करके जाएंगे तो आप नागरिकता से कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप उसको आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा विदेशी भारतीय नागरिकता की जगह निम्न में से किसका प्रावधान किया गया है? ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रिप्लेस्ड बाय ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, OIC इसका फुल शॉर्ट फॉर्म है, बाय द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 इन इंडिया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4, भारत का कार्ड धारक विदेशी नागरिक। ठीक है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, OCIC। निम्न में से किस राजनीतिक दार्शनिक ने सबसे पहले यह कहा था कि नागरिकता का स्वरूप एक ऐसा प्रश्न है जिसकी एक परिभाषा पर आम सहमति नहीं बन पाई है? तो ये अरस्तु कहता है कि नागरिकता की परिभाषा पर बहुत सारे डेफिनेशन बने हुए हैं, नागरिकता को लेकर, सिटीजनशिप को लेकर अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं, जिस पर आज तक एक सहमति नहीं बन पाई है, आम सहमति नहीं बन पाई है कि नागरिकता किसे माने किसे न माने। क्योंकि अरस्तु नागरिकता को कुछ और मानता है और जो आधुनिक विचारक हैं कुछ और मानते हैं। तो नागरिकता पर कहीं ना कहीं बहुसंस्कृतिवादी विचारक नागरिकता को लेकर उनके अलग विचार हैं। ठीक है, तो नागरिकता पर आज तक आम सहमति नहीं बन पाई है, ऐसा मानना है अरस्तु का। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल फिलोसोफर वाज फर्स्ट आर्ग्यूड दैट द नेचर ऑफ सिटीजनशिप इज अ क्वेश्चन फॉर विच देयर हैज बीन नो कंसेंसस ऑन डेफिनेशन। ठीक है, तो ये है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल का नागरिकता के ऊपर पढ़ें। अरिस्टोटल ने जो
स्लेव के ऊपर विचार दिए हैं, दासों के ऊपर विचार दिए हैं, अरिस्टोटल की संपत्ति के ऊपर विचार जो दिए गए हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी के ऊपर क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप जरूर पढ़ के जाएं। अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक, आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके चैनल पे आप देख सकते हैं, सारी कंप्लीट वीडियो आपको वहाँ पे अरिस्टोटल के बारे में मिल जाएंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, भारत में समुद्र पारीय नागरिकता पर विचार करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी, ठीक है। एल.एम. सिंघवी की कमेटी पर पंचायती राज को लेकर के बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए गए थे। वो जब हम पंचायती राज पढ़ेंगे या लोकल गवर्नमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम सारी चीज़ों का जिक्र करेंगे। अब यहाँ पे सरदार स्वर्ण सिंह की बात आती है, तो सरदार स्वर्ण सिंह ने इंदिरा गांधी के मंत्रालय में मिनिस्टर्स थे, ठीक है, और इन्होंने मौलिक कर्तव्यों को लेकर के भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को ऐड करने से संबंधित इन्होंने प्रोविजन बताया कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल किए जाने चाहिए, ठीक है। तो भारतीय संविधान में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं, ठीक है, वो किसकी कमेटी पर या किसकी रिकमेंडेशन पर बनाए गए थे? तो सरदार स्वर्ण सिंह की रिकमेंडेशन पर बनाए गए थे। स्टार्टिंग में 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 लाया गया, जिसमें से एक और जोड़ दिया गया 11वां, जिसमें से यह कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि उनको शिक्षा प्राप्त करवाएं, ठीक है। तो ये 86वां संविधान संशोधन। संस्थानम कमेटी जो भ्रष्टाचार के ऊपर बनाई गई थी, ठीक है। इस वार्दाचारी कमेटी क्या है ये मुझे भी आइडिया नहीं है, बाकी मैं देख लूँगा क्या है नेट पे, इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो भारत में जो समुद्र पारी नागरिकता पर विचार करने के लिए गठित कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे लक्ष्मीमल सिंघवी या एल.एम. सिंघवी, इन्हीं को कहा जाता है शॉर्ट में। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी फॉर्म टू कंसीडर ओवरसीज सिटीजनशिप इन इंडिया? एल.एम. सिंघवी। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा का संबंध प्राचीन यूनान में नागरिकता की अवधारणा से जुड़ा हुआ है? तो हैसियत की अवधारणा गलत है, हैसियत में विभिन्नीकरण ये सही हो सकता है, हैसियत की समांतरता गलत है, हैसियत का अल्पीकरण गलत है, डिफरेंशिएशन ऑफ द स्टेटस, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप इन एंशियंट ग्रीस, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि जो प्राचीन यूनानी नगर राज्य थे उसमें नागरिकता की अवधारणा को लेकर क्या प्रावधान किया गया था? तो उसमें यही प्रावधान था कि हर व्यक्ति की हैसियत के अकॉर्डिंग, हर व्यक्ति के स्टेटस के अकॉर्डिंग उसे नागरिकता मिलेगी। यानी जिसके पास अवकाश होगा, जिसके पास लाइजर होगा, जिसके पास फ्री टाइम होगा, वही क्या बनेगा? नागरिक बनेगा, ठीक है। जिस व्यक्ति की हैसियत ये नहीं है कि वो अवकाश प्राप्त कर सके, जो व्यक्ति मालिक नहीं बन सकता वो नागरिकता भी नहीं ले सकता। यानी कि हैसियत में डिफरेंशिएशन ऑफ द स्टेटस, ठीक है। ये चीज़ें आप अरस्तु को पढ़ने से आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और अरस्तु के टाइम में जब आपने पढ़ा होगा चैप्टर, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको चीज़ें ये क्लियर हुई होंगी कि अरस्तु के समय में नागरिकता सबको नहीं मिली हुई थी, बल्कि स्टेटस के अकॉर्डिंग सबको नागरिकता का प्रावधान किया गया था, ठीक है। जिसके पास जैसा स्टेटस समाज में था वैसे ही उसको प्रॉपर तरीके से नागरिकता के रूप में शामिल किया गया था। निम्न में से किस विचारक ने सक्रिय और समान लिंगी नागरिकता की बात कही है? ठीक है, तो ये है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, सक्रिय और, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉयन वॉट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थिंकर टॉक्ड अबाउट एक्टिव जेंडर इक्वल सिटीजनशिप? रॉयन वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 13वां नंबर प्रश्न है हमारा, भारत में संविधान में नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इन विच पार्ट इज सिटीजनशिप मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पार्ट नंबर 2, ठीक है, पार्ट नंबर 2 5 से लेकर 11 तक, आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11, ठीक है। पार्ट 3 में क्या है, पार्ट 4 में क्या है? पार्ट 1 में कहा गया भारत क्या होगा? इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ होगा, ऐसा भारत की संविधान के भाग 1 में बोला गया है, ठीक है। चलिए, टी.एच. मार्शल ने अपनी पुस्तक सिटीजनशिप, अब देखो मैंने ऊपर बताया था सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास 1949 में लिखी गई। इसमें नागरिकता का निर्माण करने वाले अधिकारों को जिन 3 समूहों में शामिल करते हैं उनमें
कौन कौन से शामिल हैं, कौन से सम्मिलित नहीं हैं। ठीक है, देखो, which one of the following is not included in the three groups of rights that constitute citizenship that T.H. Marshall included in his work Citizenship and Social Class। एक तो आपको इसमें दो चीज़ें याद रखनी है, आपको मार्शल की सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास बुक याद रखनी है, 1949 में लिखी गई है। हो सकता है कोई बच्चा DSSB की तैयारी कर रहा हो या कोई UPTGT की तैयारी कर रहा हो, तो उसमें होता है कि कभी कभी एग्ज़ाम में यहाँ पे ईयर भी पूछ लेता है, तो आपको अपने ईयर को भी, जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनके ईयर्स को भी आप प्रिपरेशन करके रखें। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि मार्शल ने अपनी जो पुस्तक सिटीजनशिप और सोशल क्लास है, इसमें नागरिकता के निर्माण के लिए 3 आधार बताए हैं। ठीक है, 3 आधार बताए हैं, उन 3 आधारों में से कौन सा एक आधार नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 4 आधार दिए गए हैं, इन तीनों में से कौन सा एक नहीं है। देखो, नागरिकता को लेकर मार्शल ने नागरिक या कानूनी अधिकार की बात की है। ठीक है, आर्थिक अधिकारों की बात मार्शल ने नहीं की है कि नागरिकता का कोई आर्थिक अधिकार होगा, ठीक, गलत है। नागरिकता को लेकर राजनीतिक अधिकार बताए हैं, नागरिकता को लेकर सामाजिक अधिकार बताए हैं, तो इकोनॉमिक राइट्स क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यही चीज़ आपको देखना, आगे जो मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन और आएंगे आपको देखने को मिलेंगे, उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन होंगे जहाँ पे आपको आर्थिक वाले शब्द मिलेंगे, इकोनॉमिक राइट्स जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वही स्टेटमेंट क्या होगा, हमेशा गलत होगा, क्योंकि मार्शल ने जो है इकोनॉमिक राइट्स की बात नहीं की है। ये बात आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए, क्लियर नहीं दिख रहा इसमें, ठीक है। अब देखो, बहुसंस्कृतिवादी विचारक बिल किमलिका ने नागरिकता के विभेदित समझ के अधीन कौन से अधिकार बताए हैं। ठीक है, विच राइट्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय मल्टीकल्चरलिस्ट थिंकर बिल किमलिका अंडर द डिफरेंशिएटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, आपको ये समझना है कि बिल किमलिका ने नागरिकता के समझ के आधार पर अधिकार 3 तरीके से बताए हैं। एक तो उन्हें बताया कि जो अल्पसंख्यक होंगे उनके पास कौन 3 अधिकार होने चाहिए, बहुप्रजातीय अधिकारों पर आधारित, यानी एथनिक राइट्स उनके पास होना चाहिए। ठीक है, बेस्ड ऑन मल्टी एथनिक राइट्स होने चाहिए। दूसरा, विशेष प्रतिनिधित्व का अधिकार होना चाहिए, सही है। तीसरा, स्वशासन का अधिकार होना चाहिए। किसके लिए इन्होंने बोला है, ये माइनॉरिटीज के लिए बोला है, अल्पसंख्यकों के लिए बोला है। ठीक है, बिल किमलिका ने बताया कि अल्पसंख्यकों को ये 3 अधिकार मिलने ही चाहिए। ठीक है, चाहे आप उसको नागरिकता से जोड़ें, चाहे उनके अधिकारों से जोड़ें, जैसे भी आप जोड़ लें, लेकिन ये 3 अधिकार मिलने चाहिए। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 1, 2 एंड 3, चौथा ऑप्शन, तीनों सही है। ठीक है, ये याद रख लो, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये बात मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिल किमलिका ने, अब देखो, जहां पे बहुसंस्कृतिवाद शब्द आएगा, एक चीज और आप ध्यान रखेंगे कि जहां पे बहुसंस्कृतिवाद शब्द आएगा, तो बहुसंस्कृतिवादियों ने कभी भी बहुसंख्यकों के लिए अधिकारों की बात नहीं की। जहां पे बहुसंस्कृतिवाद आएगा, मल्टीकल्चरलिज्म आएगा, तो वहां पे हमेशा अधिकारों की बात होगी किसके लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। ठीक है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात होगी, यानी कि माइनॉरिटीज के राइट्स की बात होगी। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से किस विचारक का मत है कि नागरिकता लोगों को एक बंधन में जोड़ने के लिए सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर बिलीव्स दैट द सिटीजनशिप प्रोवाइड्स अ जनरल प्रिंसिपल बाइंडिंग पीपल टुगेदर। अब यहाँ पे देखो क्या कहा है, कह रहा है कि नागरिकता लोगों को एक बंधन में जोड़ने के लिए सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत करती है, यानी एक बंधन में लोगों को जोड़ना, यानी एक समुदाय में लाना, एक समाज में लाना, यानी एक समाज या समुदाय में लाने की बात कौन करता है। अब इसमें से देखो, समुदायवादी विचारक कौन है, माइकल वॉल्जर है। स्फीयर्स ऑफ जस्टिस इसकी बुक है, स्फीयर्स ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो माइकल वॉल्जर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा माइकल वॉल्जर। निम्न में से किसका संबंध नागरिकता की निष्क्रिय संकल्पना से नहीं है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द पैसिव कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप।
ठीक है, यानी चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो निष्क्रिय नागरिकता से जुड़ा हुआ नहीं है। निष्क्रिय नागरिकता का मतलब होता है कि नागरिक जो है वो भाग नहीं लेते, पार्टिसिपेट नहीं करते अपने अधिकारों को लेकर के, अपने देश की राजनीति में, या अपने कर्तव्यों के प्रति, या अपने राजनीतिक दायित्वों के प्रति। ठीक है, तो साम्राज्यवादी समावेशन में क्या है इसमें निष्क्रिय नागरिकता की संकल्पना से जुड़ा हुआ नहीं है। जो देखो, जहां पे साम्राज्यवाद होगा, जहां पे इंपीरियलिज्म होगा, वहां पे नागरिकता जैसी कोई संकल्पना आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी भी तो वहां पे निष्क्रिय होगा, इनएक्टिव नागरिकता देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे भारत क्या है, भारत जो है ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है, ब्रिटेन का गुलाम रहा है, तो भारत के लोगों को नागरिकता की संकल्पना उस समय नहीं मिली हुई थी, मिली हुई भी थी तो बहुत कम मात्रा में थी। सिविटास और साइनो सर्फिगियो में ये भी नहीं है। निजी नागरिकता जहां पर होगी वहां पे निष्क्रिय नागरिकता होगी, बिल्कुल सही है, निष्क्रिय नागरिकता होगी। तो ये पूछा गया कि निष्क्रिय नागरिकता की संकल्पना कहां पे नहीं होगी, तो जहां पे नागरिक गणतंत्र होगा। ठीक है, नागरिक गणतंत्र का मतलब है कि जहां पे डेमोक्रेसी होगी, पीपल डेमोक्रेसी जहां पे होगी, वहां पे आपको जो है पैसिव सिटीजनशिप देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि निष्क्रिय नागरिकता वहां पे देखने को नहीं मिलेगा जहां पे लोकतंत्र होगा। ठीक है, तो लोकतंत्र जहां पे होगा वहां पे आपको सक्रिय नागरिकता देखने को मिलेगा, ना कि पैसिव। चलिए आगे देखते हैं, भारत में नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर रखने का प्रावधान कब से किया गया है, तो ये 1951 से किया गया है। सिंस व्हेन हैज द प्रोविजंस ऑफ मेंटेनिंग अ नेशनल रजिस्टर ऑफ द सिटीजन्स हैव बीन मेड इन इंडिया 1951। निम्न में से कौन सा विचारक नागरिक गणतंत्रवादी नागरिकता से संबंधित विचारक नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द सिविक रिपब्लिकन सिटीजनशिप। ठीक है, तो ये इससे कौन जुड़ा होगा, नहीं होगा, तो इससे जो है प्लेटो जुड़ा हुआ नहीं है। संविधान सभा की नागरिकता की जो समिति, तदर्थ समिति के सभापति कौन थे, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा द चेयरमैन ऑफ द एडहॉक कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज एस वर्धाचारी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एस वर्धाचारी इज द करेक्ट आंसर। नागरिकता देशीकरण, नागरिकता जो है देशीकरण और अन्य देशी निम्न में से किस सूची का विषय है। अब आइए पूछा गया है कि नागरिकता जो हम सिटीजनशिप लेते हैं, ठीक है, सिटीजनशिप नेचुरलाइजेशन एंड अदर नेशनल्स इन सब्जेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट। नागरिकता किस सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है, या राज्य सूची का विषय है, या समवर्ती सूची का विषय है, या रेजिड्यूरी पावर्स हैं। ठीक है, अब देखो अवशिष्ट शक्तियां या रेजिड्यूरी पावर्स किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, तो नागरिकता या सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट जो है ये राज्य सूची का विषय, सॉरी ये सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय है, संघ सूची का विषय है, यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। ठीक है, यूनियन लिस्ट। आयरिस मेरियम यंग का संबंध निम्न में से नागरिकता की किस संकल्पना से जुड़ा हुआ है। तो अगर आपने अभी तक नागरिकता वाला मेरा वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप जाके नागरिकता वाला टॉपिक देखेंगे, तो वहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ भी इसमें देखने को मिल जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि जब मैं पीपीटी बनाता हूँ तो मेरे लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होंगे, मेरे पीपीटी से ही यहाँ पे बनाए जाते हैं, और आपको ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, आयरिस मेरियम यंग इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। तो डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट जो है आयरिस मेरियम यंग से जुड़ा हुआ है, यानी आयरिस मेरियम यंग ने कहा कि नागरिकता का कॉन्सेप्ट अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, निम्न में से किस विचारक का मत है कि नागरिकता खुद को जोड़ने वाले सिद्धांत के रूप में नागरिक समाज में अभिव्यक्त करती है जो विन्यासों का विन्यास है। ठीक है, जो क्या है, विन्यासों का विन्यास है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका माइकल वॉल्जर, स्फीयर्स ऑफ जस्टिस। स्फीयर्स ऑफ जस्टिस माइकल वॉल्जर की बुक है।
चार्ल्स टेलर की है द सोर्सेज ऑफ द सेल्फ, सोर्सेज ऑफ द सेल्फ। रॉबर्ट पुटनम ने सामाजिक पूंजी का विचार दिया है। अलेक्जेंडर मैकेंटायर की आफ्टर वर्च्यू बुक है इनकी, आफ्टर वर्च्यू, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, माइकल वॉल्जर। निम्न में से नागरिकता के किस स्वरूप में व्यक्तिगत अधिकारों और निजी हितों पर जोर दिया जाता है? नागरिकता के किस स्वरूप में व्यक्तिगत अधिकार और निजी हितों पर जोर दिया जाता है? बताओ ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट होगा जिसमें व्यक्ति के अधिकारों पर ज़्यादा बल दिया जाएगा और इंडिविजुअल्स प्राइवेट इंटरेस्ट पर फोकस किया जाएगा? तो सीधी सी बात है कि जहां पे भाई उदारवाद होगा, जहां पे लिबरलिज्म होगा, लिबरलिज्म में ही क्या होता है, इंडिविजुअल राइट्स, ठीक है, और प्राइवेट इंटरेस्ट पर फोकस किया जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदारवादी नागरिकता, ठीक है। जहां पे उदारवादी नागरिकता होगी वहां पे व्यक्तिगत अधिकार और निजी हितों पर जोर दिया जाता है। करेक्ट आंसर आपको पता चल गया होगा। अगर आपने उदारवाद पढ़ा होगा तो उदारवाद में व्यक्ति का ज़्यादा महत्व होता है, राज्य का कम होता है, ठीक है। उदारवाद में राज्य के कार्यों को सीमित करने की बात की गई है। उदारवाद में व्यक्ति के अधिकारों को ज़्यादा महत्व दिया गया है, राज्य के अधिकारों को कम महत्व दिया गया है, ठीक है। तो उदारवाद जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पे और भी बहुत सारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट थे, तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। अभी यहाँ पे अगर इतना ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो वीडियो हमारी 1 घंटे से नहीं 2 घंटे तक लंबी वीडियो हो सकती है, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इस वजह से इसका ड्यूरेशन भी देखना है हमें, तो इस वजह से हमें एक प्रॉपर तरीके से इस क्वेश्चन को ख़त्म करना है कि 1 घंटे के अंदर या फिर एक लिमिटेड वे में ख़त्म हो, जिससे कि हमें हमारे क्वेश्चंस को आसानी से हम टैकल कर पाए, ठीक है। चलिए, निम्न में से टी.एच. मार्शल के नागरिकता संबंधी विचारों में से कौन सा जोड़ा गलत है? युग्म का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट इन टी.एच. मार्शल आइडियाज रिगार्डिंग द सिटीजनशिप? मैंने आपको ऊपर बताया था कि मार्शल ने नागरिकता को लेकर 3 अधिकारों की बात की है, नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार। मैंने आपको बताया था जहां पे आर्थिक अधिकार आएगा वो टी.एच. मार्शल से जुड़ा हुआ नहीं होगा, ठीक है। मैंने ऊपर बताया था, अगर आपको ध्यान नहीं हो तो आप पीछे वीडियो करके आप देख सकते हैं। तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही नहीं होगा, गलत होगा, ठीक है। इकोनॉमिक राइट्स 21st सेंचुरी, ये गलत है। निम्न में से किस विचारक का मत है कि उदारवादी, समानतावादी और नागरिक गणतंत्रवाद के बीच बुनियादी विरोध है? तो जॉन रॉल्स हैं, क्योंकि रॉल्स के विचारों में उदारवाद प्लस समतावाद दोनों के मिश्रण पाया जाता है। कह सकते हैं कि रॉल्स के विचारों में उदारवाद के साथ साथ समाजवाद का विचार भी पाया जाता है, या और अन्य तरीके से कहें कि रॉल्स के विचारों में प्रक्रियात्मक प्लस तात्विक दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है। Which one of the following thinkers believes that there is a fundamental opposition between liberal egalitarianism and civic republicanism? ठीक है, तो जॉन रॉल्स की कौन सी बुक है? थियरी ऑफ जस्टिस। नाइनटीन 1971 के अंदर लिखी गई। रॉबर्ट नॉजिक की बुक है अनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, स्टेट एंड यूटोपिया, जो 1974 के अंदर लिखी गई। ईयर भी याद रखें, ठीक है। हेयक की है लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है। अब आपके लिए बिल किमलिका की कौन सी बुक है? कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। आप लोग कमेंट कम करते हैं, कमेंट जरूर करें, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विद्वान सर्वदेशी नागरिकता का पक्षधर नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर इज नॉट फेवर ऑफ कॉस्मोपॉलिटन सिटीजनशिप? तो ग्रामसी जो है ये नहीं है, ये नव मार्क्सवादी विचारक है।
ठीक है। अभी इसके पहले हमने हीगल की वीडियो करी थी, तो इसने द मॉडर्न प्रिंस, इसने एक बुक लिखी, द प्रिजन नोटबुक लिखी, ठीक है। यास्मीन, मार्था नेस्बाम, डेविड हिल जो है बेसिकली सर्वदेशी लोकतंत्र से जुड़े हुए विचारक हैं, ठीक है। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन तीनों ये विचारक जो हैं सर्वदेशी लोकतंत्र से जुड़े हुए हैं, कॉस्मोपॉलिटन सिटीजनशिप से जुड़े हुए हैं, या कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी से जुड़े हुए हैं, तो जो भी आप कह लें, ठीक है। तो बेसिकली ये तीनों थिंकर्स जुड़े हुए हैं, ग्रामसी नहीं जुड़ा है, क्योंकि ग्रामसी नियो मार्क्सिस्ट थिंकर है। निम्न में से किसका मत है कि नागरिकता सामाजिक संस्कृति और नागरिकों से उनके कार्यों की गहराई से जुड़ी हुई है और संस्कृति को नए नए रूप देती रहती है? तो ये किसका स्टेटमेंट है? तो ये बिल किमलिका का स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखो संस्कृति शब्द जुड़ा हुआ है, तो बहुसंस्कृतिवादी विचारक हैं बिल किमलिका, ठीक है। नागरिकता सामाजिक संस्कृति, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज of the view that citizenship is a deeply connected with the social culture and the action of citizens and their action continue to reshape culture? विल किमलिका। मार्शल की है सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, आपने पढ़ लिया। लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस, माइकल सैंडल की है। हैबरमास की है लेजिटिमेशन क्राइसिस बुक है ये, ठीक है। मार्शल की है सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास। बिल किमलिका की कौन सी बुक है, फिर आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से किसका मत है कि नागरिक एक राजनीतिक समुदाय के स्वतंत्र और सदस्य हैं? ठीक है, राजनीतिक समुदाय के स्वतंत्र और सदस्य हैं। किसका स्टेटमेंट है ये? तो ये स्टेटमेंट है टी.एच. मार्शल का, ठीक है। Who among the following holds that citizens are free independent members of a political community? ठीक है, राजनीतिक समुदाय के स्वतंत्र सदस्य हैं, तो ये है टी.एच. मार्शल। नागरिकता की मानववाद की संकल्पना को अरस्तुवादी गणतंत्रवाद की संज्ञा निम्न में से किस विचारक ने दी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल किमलिका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। Who among the following scholars has termed the civic humanism concept of citizenship as a Aristotelian republicanism? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? विल किमलिका। भारत में कौन नागरिकता की अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? यानी यह क्वेश्चन पूछा गया है कि हु इन इंडिया इज competent to determine the conditions for the acquisition of citizenship, यानी कि भारत में नागरिकता की शर्तों के लिए कौन प्रावधान बना सकता है? तो हमारी पार्लियामेंट बना सकती है, हमारी संसद बना सकती है, ठीक है, ये सक्षम है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में कौन सा नागरिकता का आधार है? तो हमारे संविधान में नागरिकता आप किस आधार पर पा सकते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। क्या इतिहास से प्रमाणित उद्भव के आधार पर, या भौगोलिक आधार पर उत्पत्ति, जन्म और भारतीय संस्कृति की स्वीकृति, या संविधान के प्रारंभ होने के आधार पर? तो संविधान के प्रारंभ होने के आधार पर हम नागरिकता पा सकते हैं, इतिहास के आधार पर नहीं, भौगोलिक आधारित पर नहीं, जन्मना और भारतीय संस्कृति की स्वीकृति पर नहीं, ठीक है। भारतीय संविधान में कौन सा नागरिकता का आधार है? तो संविधान प्रारंभ होने का आधार, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ सिटीजनशिप इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो बेसिस ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हमारे संविधान में नागरिकता का हमें किस आधार पर नागरिकता मिली है? तो संविधान शुरू होने के कारण हमें नागरिकता की स्वीकृति हमें मिली हुई है। अगर हमारा संविधान नहीं लागू होता तो क्या हमें नागरिकता मिल सकती थी? नहीं, ठीक है। तो संविधान के आधार पर हमें क्या मिली हुई है? नागरिकता मिली हुई है। नागरिकता प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? तो नागरिकता हम भारत में किस आधार पर प्राप्त कर सकते हैं? जन्म के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षा के द्वारा नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे विदेशी फॉरेनर्स आते हैं शिक्षा लेने हमारे यहाँ पे, तो उनको नागरिकता नहीं मिलती है। धन संपदा होने पर नहीं मिल सकती, प्रधानमंत्री की कृपा पर भी नहीं मिल सकती। तो जन्म, अगर हमारा जन्म भारत में हो रहा है तो जन्म के आधार पर, अगर हमारे माता पिता भारत के निवासी हों
और हमारा जन्म भारत में हो रहा है, तो हम क्या हो सकते हैं, हमें नागरिकता मिल सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीन्स एक्वायरिंग द सिटीजनशिप? निम्नलिखित में से किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? राष्ट्रीय नागरिकता और राज्य की नागरिकता। देखो अभी बीपीएससी का पेपर हुआ था, बीपीएससी के पेपर में आया था तेहरी नागरिकता, तेहरी नागरिकता, ठीक है। तो तेहरी नागरिकता का प्रावधान है स्विट्जरलैंड में, ठीक है, जिसमें स्टेट की नागरिकता होती है, सेंट्रल की नागरिकता होती है और कैंटनों की नागरिकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पे दोहरी नागरिकता का जो प्रावधान है, डबल सिटीजनशिप का स्टैंडर्ड जो प्रोवाइड किया गया है वो स्विट्जरलैंड और अमेरिका में है, ठीक है, स्विट्जरलैंड एंड यूएसए में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज है प्रोविजन द डुअल सिटीजनशिप, नेशनल सिटीजनशिप एंड स्टेट सिटीजनशिप? तो स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ है, ये क्वेश्चन वहीं से एज इट इज लिया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान की कौन सी धारा भारतीय नागरिकता को स्पष्ट करती है? तो मैंने आपको अभी पहले दूसरे क्वेश्चन में ही बताया था कि आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक, ठीक है, संविधान का भाग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 2 यानी संविधान के भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। और किस अनुच्छेद में किए गए हैं? तो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक नागरिकता की बात की गई, ठीक है। विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन इंडियन सिटीजनशिप? आर्टिकल 5 सेक्शन 5 to 11। अब देखिए भारत की नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब यहाँ पे देखना है आपको कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो नहीं है, इस तरीके से जब क्वेश्चन पूछाता है तो आपको इसमें से ये देखना होता है कि कौन सा इसमें निगेटिव स्टेटमेंट है चारों में से, ठीक है। ABCD में से जो भी स्टेटमेंट निगेटिव होता है वही ये चांस होता है कि 99% चीजें वही वाला सही नहीं होता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि भारत का एक नागरिक एक साथ अन्य देश का नागरिक भी हो सकता है। गलत है, नहीं हो सकता। अगर आप भारत के नागरिक वर्तमान समय में हैं, ठीक है, तो आप एक उस वर्तमान नागरिक होने के साथ साथ आप दूसरे देश के नागरिक नहीं हो सकते, ठीक है। यानी आप भारत के नागरिक हैं और आप चाहे तो आप सोच रहे हो कि आप मैं किसी दूसरे देश की नागरिकता भी ले लूं और भारत का भी नागरिक बना रहूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यही कथन क्या हो जाएगा? गलत होगा। यदि देखो अब यहाँ पे यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है भाई। पहली बात तो एक सिंगल नागरिकता है, एक भारत की नागरिकता, ठीक है। नागरिकता संबंधी प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुए, ठीक है, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान बनके क्या हुआ? तैयार हुआ था। संसद के पास यह शक्ति है कि वह नागरिकता को ग्रहण करने और उसे खत्म करने से संबंधित प्रावधान बना सकता है। यह क्वेश्चन आपने ऊपर भी देख लिया था, ठीक है। तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग दिस इंडियन सिटीजनशिप? अ सिटीजन ऑफ इंडिया कैन simultaneously be citizens of another country, ठीक है। तो दो एक साथ कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक और किसी अन्य देश का नागरिक नहीं हो सकता, ठीक है। सिमुलटेसली नहीं हो सकता, उसके साथ आपको एक बार में एक ही देश की नागरिकता लेनी पड़ेगी, चाहे आप भारत की नागरिकता ले लो, चाहे तो आप किसी अदर कंट्रीज की नागरिकता ले लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रह रहा एक ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता? ठीक है, विच राइट कैन नॉट अ ब्रिटिश सिटीजन रिजाइडिंग इन इंडियन क्लेम्स? ठीक है, तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का दावा एक विदेशी व्यक्ति जो भारत में रह रहा है वो दावा नहीं कर सकता। विधि के समक्ष इक्वलिटी बिफोर लॉ के लिए वो कर सकता है क्लेम। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए वो कर सकता है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के लिए वो दावा कर सकता है। धर्म की स्वतंत्रता के लिए कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 29 और 30 कहता है, सॉरी आर्टिकल 25 to 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कथन कारण वाले क्वेश्चन है।
तो कथन कारण वाले क्वेश्चन को आपको करने के लिए मैंने आपको, अगर आपने ट्रिक नहीं समझा है अभी तक तो मेरी प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे क्वेश्चन वाले आंसर में, तो आपको वहाँ पे ट्रिक मैंने सिखा रखा है। चलिए कथन देखते हैं। बहुसंस्कृतिवाद ने नागरिकता के प्रश्नों को भी अंतर संबंधित किया है। ठीक है, कारण क्या है इसका? इसलिए किया है, ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि बहुसंस्कृतिवादियों ने नागरिकता को भी अंतर संबंधित किया है। ठीक है, एंटर रिलेटेड किया है कि नागरिकता क्या है, अलग अलग प्रकार से अलग अलग देशों में अलग अलग नागरिकता की मान्यताएं हो सकती है, यह बहुसंस्कृतिवाद की मान्यता है। ठीक है, क्योंकि उनका मानना है कि वैश्विक हलचल ने प्रवासियों और शरणार्थियों के बड़े समूहों को उत्पन्न किया है, जिसमें बहुसंस्कृतिवाद के विचार पर गंभीर विमर्श को उत्पन्न किया है। ठीक है, तो ये क्या है, कथन और कारण दोनों सही हैं, कथन कारण की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, मल्टीकल्चरलिज्म has also interrelated question of citizenship. Global turmoils has produced large group of migrants and refugees, which has generated serious debate on the idea of multiculturalism. तो ये क्या है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं और दोनों की करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता के विषय में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करते हुए सही कथन बताना है कि नागरिकता के बारे में क्या ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है। ठीक है, आइरिस मेरियम यंग ने नागरिकता को सार्वभौमिक न मानकर समूह आधारित बनाने का समर्थन किया है, यानी इन्होंने डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप की बात की है। ठीक है, तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। आइरिस मेरियम यंग हैज सपोर्टेड मेकिंग सिटीजनशिप ग्रुप बेस्ड रेदर देन द यूनिवर्सल। ठीक है, यानी नागरिकता को यूनिवर्सल न मानकर इन्होंने बताया कि नागरिकता समूह आधारित होनी चाहिए, ऐसा आइरिस मेरियम यंग कहती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मार्शल ने नागरिकता को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकारों के साथ जोड़ा है, तो गलत हो जाएगा भैया। आर्थिक अधिकार मैंने आपको इतनी बार बताया कि नागरिकता को मार्शल ने कभी भी आर्थिक आधार पर नहीं जोड़ा है, तो आर्थिक ही गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक राइट्स जहाँ पे आएगा वहाँ पे सोशल, मार्शल नहीं होंगे। ठीक है, रॉबर्ट पुटनम ने नागरिक सदगुण को सामाजिक पूंजी, मैंने आपको बताया था ना, सामाजिक पूंजी के विचार के साथ संबंधित किया है, तो बिल्कुल सही है। वैश्विक नागरिकता का विचार भूमंडलीकरण से प्रस्तुत है या भूमंडलीकरण से जुड़ा हुआ है, तो ये भी सही है। रॉबर्ट पुटनम हैज रिलेटेड सिविक वर्च्यू विद द आइडिया ऑफ द सोशल कैपिटल द आइडिया ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप इज प्रेजेंटेड बाय द ग्लोबलाइजेशन। तो क्या हो जाएगा, 1, 3 and 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, निम्न में से प्रजातंत्र में नागरिकता की कौन सी विशेषता पाई जाती है, एक बार हम थोड़ा सा टाइम चेक करते हैं। 42 मिनट्स हो गए, चलिए कोई नहीं। निम्न में से प्रजातंत्र में नागरिकता की कौन सी विशेषता पाई जाती है? देखो, जहां पे लोकतंत्र होगा वहां पे नागरिकता की क्या विशेषता होगी? क्या वहां पे व्यक्तियों को कानूनी और संवैधानिक राजनीतिक हैसियत मिलती है या अधिकार मिलते हैं? तो हाँ, मिलते हैं भाई, सही बात है। दूसरा है, राजनीतिक जीवन के प्रति सहभागिता को प्रोत्साहन मिलता है, तो बिल्कुल मिलता है। जहां पे लोकतंत्र होगा वहां पे राजनीतिक जीवन में लोगों को सहभागिता मिलेगी, ये भी दोनों सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिटीजनशिप फाउंड इन द डेमोक्रेसी? इंडिविजुअल्स आर गिवन लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल स्टेटस, तो करेक्ट है। पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल लाइफ इज इनकरेज्ड, बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो 1 and C, 1 और 2 सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 and 2 आर करेक्ट। नागरिकता के प्रश्न पर किसने यह माना कि इसे केवल निवास के आधार पर जोड़ा जाए और इसको किसी संस्कृति, एकता या आनुवंशिकता के आधार पर निर्धारित नहीं करना चाहिए? तो ऐसा किसने बोला है? तो ऐसा हैबरमास ने बोला है। ठीक है, on the question of citizenship, who held that it should be linked only residence and should not be determined by any cultural unity or heredity? ठीक है, तो हैबरमास। आइरिस मेरियम यंग ने क्या दिया है? विभिन्नता, नागरिकता की विभिन्नता की अवधारणा, डिफरेंशिएशन ऑफ द सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट आइरिस मेरियम यंग ने दिया हुआ है। ठीक है,
चलिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल आप लोगों के लिए है, पता है आप गलती करोगे इसमें, ठीक है। देखिए कथन कारण में नागरिक गणतंत्रवाद का सिद्धांत नागरिकता को सार्वजनिक सहभागिता के प्रश्नों के साथ जोड़ता है, ठीक है। तो जहां पे थ्योरी ऑफ रिपब्लिकन होगा, ठीक है, जहां पे थ्योरी ऑफ सिविक रिपब्लिकनिज्म होगा वहां पे सिटीजनशिप को क्वेश्चन के साथ हमेशा जोड़ा जाएगा, पार्टिसिपेशन के साथ हमेशा जोड़ा जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है, सही है। अब देखिए कारण क्या है, रीजन, नागरिक गणतंत्रवाद का सिद्धांत उदारवाद के साथ अस्तित्व में आया। क्या ये बात सही है? द थ्योरी ऑफ सिविक रिपब्लिकनिज्म केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द लिबरलिज्म, तो गलत हो जाएगा ये। देखिए नागरिक गणतंत्रवाद का सिद्धांत कब उदारवाद के साथ नहीं आया, बल्कि किसके साथ आया है, ये यूनान में गणतंत्रवाद के साथ आया, ठीक है। तो ये उदारवाद में नहीं बल्कि यूनानी सभ्यता में जो गणतंत्रवाद विचार आया था उसके साथ ही आया, ठीक है। तो यहाँ पे उदारवाद आने के साथ गलत हो जाएगा। तो एक सही है और कारण गलत है, ठीक है। कथन सही है परंतु कारण क्या है इसका, गलत है। सॉरी, सी नंबर ऑप्शन। नागरिकता के सिद्धांतों पर निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि सही कथन कौन सा है, ठीक है। सत्य कथन की पहचान कीजिए या चयन कीजिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यूनानी चिंतन नागरिकता को भागीदारी और अभिशासन के विशेषाधिकार के साथ जोड़ता है, तो ये बिल्कुल सही है। देखो यूनानी चिंतन में नागरिकता की अवधारणा किससे जुड़ी हुई थी, जो शासन के कार्यों में भाग लेगा, ठीक है, जो शासन के कार्यों में भाग लेगा और जिसके पास विशेषाधिकार होगा, ठीक है, वही व्यक्ति क्या कर पाएगा, वही नागरिक बन पाएगा। इसीलिए कहा गया है कि यूनानी चिंतन में नागरिकता को किससे जोड़ा गया है, भागीदारी से जोड़ा गया है, पार्टिसिपेशन से जोड़ा गया है, ठीक है। पार्टिसिपेशन किसमें, प्रशासनिक कार्यों में भागीदारी करना, ठीक है, न्यायिक कार्यों में भागीदारी करना, शासन के कार्यों में भाग लेना, ठीक है। तो ये क्या है, स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए रोमन साम्राज्य नागरिकता के निष्क्रिय विचार और उसे कानूनी हैसियत तथा साम्राज्यवाद समावेशन के साथ जोड़ता है, तो ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि रोमन साम्राज्यवाद में निष्क्रिय नागरिकता का विचार ज्यादा अच्छा था, वहां पे निष्क्रिय नागरिकता का विचार पाया जाता है, जबकि यूनानी चिंतन में सक्रिय नागरिकता का विचार पाया जाता है। ये बात ध्यान रखना। अगर आपने नागरिकता वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज आप वीडियो को पहले देख लें, नागरिकता के ऊपर जो बनाया है मैंने, तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से बहुत ही इजीली वे में आप समझ जाएंगे, ठीक है। मार्शल ने नागरिकता के विचार को नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार से प्रस्तुत किया है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे अगर आर्थिक जुड़ जाता ना फिर ये गलत हो जाता। अब यहाँ पे इकोनॉमिक राइट्स नहीं जुड़ा है, तो ये इसलिए क्या है, सही है। इसमें सिविल है, पॉलिटिकल है एंड सोशल राइट्स, इसी तीनों पर क्या किया है, मार्शल ने सिटीजनशिप को लेकर के फोकस किया है। अब यहाँ पे अगर इकोनॉमिक राइट्स जुड़ जाता तो क्या हो जाता, गलत हो जाता, ठीक है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि तीनों चीजें आप अच्छे से समझें। अब देखिए बहुसंस्कृतिवाद क्या करता है, विभेदीकरण नागरिकता के विचार को प्रस्तुत करता है, यानी कि नागरिकता के अलग अलग कॉन्सेप्ट होने चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 1, 3 और 4 सही हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉरी सभी ऑप्शन सही होंगे, ठीक है, चारों ऑप्शन सही होंगे। डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है, चारों ऑप्शन इसके सही हैं, ठीक है। देखिए मैंने चारों ऑप्शन इसलिए इसमें सही बनाए हैं क्योंकि जितनी मैक्सिमम चीज़ें आप सीखेंगे ना, जितना, तो आपके ये सब क्या है, कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। तो यूनानी चिंतन में क्या है, नागरिकता को भागीदारी से जोड़ा गया, जो प्रशासनिक कार्यों में भागीदारी करेगा, जो न्यायिक कार्यों में भागीदारी करेगा, ठीक है, उसी को नागरिकता मिलेगा। लेकिन रोमन साम्राज्य में नागरिकता को निष्क्रिय नागरिकता से जोड़ा गया है। वही मार्शल ने नागरिकता के विचार को 3 तरीके से जोड़ा है, नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और सामाजिक अधिकार। अब यहाँ पे अगर इकोनॉमिक अधिकार हो जाता है या इकोनॉमिक राइट हो जाता है या आर्थिक अधिकार हो जाता है तो गलत हो जाता है ये, ठीक है। बहुसंस्कृतिवादियों ने नागरिकता को क्या माना है, अलग अलग माना है, अलग अलग समुदाय के अनुसार नागरिकता का अलग अलग कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है, जिसमें उसने एथनिक राइट्स की बात की, स्वशासन की बात की, अपने प्रतिनिधित्व की बात की, 3 तरीके की बिल अमेरिका ने अलग अलग अधिकारों की बात की है। आरिस मेरियम यंग ने अलग अलग अधिकारों की बात की है। तो इसका ABCD चारों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। वैश्वीकरण ने नागरिकता की सार्वभौमिक संकल्पना को प्रस्तुत किया है, जो नागरिकता को राष्ट्रीय जुड़ाव से
अलग सार्वभौमिक व्यक्तित्व की ओर प्रस्तुत करता है, यह किसके विचारों में प्रस्तुत हुआ है। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि वैश्वीकरण की नागरिकता जो हुआ है वो वैश्वीकरण की नागरिकता जो है सार्वभौमिक संकल्पना को प्रस्तुत करता है, जो नागरिकता को राष्ट्रीय जुड़ाव से अलग करके सार्वभौमिक व्यक्तित्व की ओर प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा 44 का नंबर सी, यास्मीन सोयाल। ठीक है, यास्मीन सोयाल क्या हो जाएगा, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यास्मीन सोयाल। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन हैज इंट्रोड्यूस्ड अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप विच मूव सिटीजनशिप फ्रॉम नेशनल अटैचमेंट टू द यूनिवर्सल पर्सनालिटी। तो इसको यास्मीन सोयाल ने इंट्रोड्यूस किया है, इनके विचारों में ये हमें देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, नागरिकता महज एक कानूनी अवधारणा नहीं है। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नागरिकता में समानता भी है और अधिकारों के व्यापक उद्देश्यों से इसका घनिष्ठ संबंध भी है। तो ये क्या है, ये वाला क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से बनाया हुआ है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को बनाने में एनसीईआरटी, ठीक है, मेरे पीडीएफ की नोट्स और सुशीला रामास्वामी और आपके ज्ञान सिंह संधू की बुक आती है एक, है ना, और कुछ अलग अलग डिफरेंट रिसोर्सेज से इंटरनेट का रिसोर्स, है ना, उन सब चीज़ों को मिला करके मैंने ये सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं। और हाँ, कुछ इसमें PYQ भी है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इंक्लूडेड है। तो बेसिकली ये आपका एक कंप्लीट पैकेज है। पैकेज तो नहीं कह सकते क्योंकि पैकेज कोई सेल्स यहाँ पे नहीं चल रही हमारी। ठीक है, यही क्वेश्चन आप खरीदते हो जा करके, मैंने देखा है बहुत सारी कोचिंग्स निकालती है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, है ना, तो वहीं पे आप ये क्वेश्चन आसानी से 2000-3000 रुपये दे के खरीद लेते हो। लेकिन आपको जब यही क्वेश्चन कोई मेहनत करके PPT आपके लिए बनाता है तो आप इसको पढ़ना पसंद नहीं करते हो। ठीक है, तो ये बहुत सारे रीजन्स होते हैं, बाकी आपके ऊपर है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सिटीजनशिप इज अ नॉट मेयरली अ लीगल कॉन्सेप्ट। ठीक है, सिटीजनशिप केवल लीगल कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बल्कि क्या है, ये लीगल कॉन्सेप्ट से भी आगे की चीज़ है ये। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो क्लोजली रिलेटेड टू द ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इक्वलिटी से भी जुड़ा हुआ है और ये राइट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन कथन और कारण में भी आ सकता है। तो कथन कारण अगर आ जाएगा तो कथन कारण भी सही हो जाएंगे और इसकी सही व्याख्या भी हो जाएगी। ठीक है, कथन कारण की सही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि नागरिकता महज एक कानूनी अवधारणा नहीं है, क्योंकि इसका समानता और अधिकारों के साथ व्यापक उद्देश्यों के साथ इसका घनिष्ठ संबंध है, इसीलिए केवल यह कानूनी अवधारणा नहीं है। ठीक है, तो ये कथन कारण भी सही हो जाएगा, कथन कारण की सही व्याख्या भी हो जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएंगे, दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलिए, इस तरीके से जब तक आप अपनी चीज़ों को नहीं सीखेंगे आप परेशान रहेंगे, चीज़ों को कंटेंट के पीछे पड़े रहेंगे कि हम कहाँ से पढ़ें, किस कोचिंग से कंटेंट खरीद लें, कौन सी कोचिंग में पास करा देगी। तो कोई कोचिंग आपको पास नहीं करवा पाएगी, ये आप चीज़ें नोट करके लिख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, मार्शल के अनुसार नागरिकता क्या है। ठीक है, मार्शल के अकॉर्डिंग नागरिकता क्या है, तो अकॉर्डिंग टू मार्शल सिटीजनशिप इज अ, मार्शल ने नागरिकता को किसी समुदाय के पूर्ण सदस्यों को प्रदत्त प्रतिष्ठा के रूप में परिभाषित किया है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है, एज इट इज़ NCERT से लिया गया है। ठीक है, आप लोग NCERT को बहुत हल्के में ले लेते हो, लेकिन NCERT से 20% क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है, नेट के पेपर में आप कभी उठा के देख लीजिए, 20% क्वेश्चन जो NCERT से ही पूछे जाते हैं। तो मार्शल ने नागरिकता को किसी समुदाय के पूरक सदस्यों को प्रदत्त प्रतिष्ठा के रूप में क्या किया है, परिभाषित किया है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। नागरिकता की मार्शल द्वारा प्रदत्त कुंजी अवधारणा में मूल संकल्पना समानता की है। ठीक है, आपने देखा होगा कि नागरिकता की जो मार्शल ने कॉन्सेप्ट दिया है उसमें समानता का भी कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। इनका मूल विचार क्या है, समानता से ही जुड़ा हुआ माना जाता है। ठीक है, मार्शल नागरिकता में 3 प्रकार के अधिकारों को शामिल करते हैं। कौन कौन से, नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आर्थिक फिर नहीं है, मैं आपको फिर यही चीज़ याद दिला रहा हूँ कि आर्थिक फिर यहाँ पे नहीं दिया गया है। आर्थिक होता तो ये गलत हो जाता, इसीलिए मैं आपको कई बार कई तरीके से क्वेश्चन को कराने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में चीज़ें घुसें। ठीक है, अब देखो आगे, नागरिकता जो है वर्ग पदानुक्रम के विभाजक परिणामों का प्रतिकार कर समानता सुनिश्चित करती है। ठीक है, अब देखो नागरिकता जो है क्या करती है,
नागरिकता वर्ग में पदानुक्रम जो होता है कि ऊपर वाले व्यक्ति को ही नागरिकता मिलेगी, नीचे वाले को नहीं, तो ऐसा इसका ये प्रतिकार करती है, इसको ये नेग्लेक्ट करती है, इसको ये बाइकआउट करती है, बल्कि क्या कहती है, नागरिकता जो है समानता को सुनिश्चित करने की बात करती है। ठीक है, क्योंकि आपने अभी यहाँ पे देखा है कि मार्शल की नागरिकता संबंधी विचारों में मुख्यतः क्या है, समानता पर फोकस किया गया है। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर पदानुक्रम को नकारता है मार्शल और समानता को सुनिश्चित करने की बात करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप हमेशा क्वेश्चन को परेशान होकर के रटते रहेंगे, यहाँ वहाँ भटकते रहेंगे, तो उसका कोई लाभ नहीं होने वाला। ठीक है, मार्शल हैज डिफाइंड सिटीजनशिप एज अ डिग्निटी अकॉर्डिंग टू द फुल मेंबरशिप ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, एक करेक्ट आंसर है। फिर नंबर दूसरा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप गिवन बाय मार्शल इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, तो मार्शल का जो सिटीजनशिप के ऊपर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, की कॉन्सेप्ट क्या है, तो इक्वलिटी वाला इनका की कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। मार्शल मार्शल इंक्लूडेड 3 टाइप्स ऑफ राइट्स इन सिटीजनशिप। कौन कौन से राइट्स को मार्शल अपने सिटीजनशिप में इंक्लूड करता है, तो ये नेट में पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है भैया। ठीक है, और ये आरपीएससी में, हरियाणा के असिस्टेंट प्रोफेसर में, अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, तो आप इसको हल्के में ना लें। तो 3 टाइप्स के राइट्स को इसने इंक्लूड किया है सिटीजनशिप में, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स और सोशल राइट्स। ठीक है, सिटीजनशिप काउंटरैक्ट्स the divisive consequences of class hierarchy and ensures equality। ठीक है, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि हायरार्की को समाप्त करना और इक्वलिटी को प्रमोट करना, मार्शल ने ऐसा बोला है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 एंड लास्ट नंबर क्वेश्चन होगा हमारा विश्व नागरिकता पर। ये भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। ठीक है, कहाँ से लिया गया क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया हुआ है। आप लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, ये सबसे बड़ी विडंबना आपकी है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको नहीं आते, यहाँ तक कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन को एनसीईआरटी से गलत करता हूँ। ठीक है, मैंने बहुत सारे 10,000, 20,000, 50,000 क्वेश्चन लगा लिए होंगे, लेकिन अब आज भी क्वेश्चन मुझसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो जाते हैं एनसीईआरटी से, क्योंकि एनसीईआरटी को मैं ही नहीं, सभी लोग हल्के में लेके पढ़ते हैं उसको। ठीक है, तो कभी भी आपको एनसीईआरटी को हल्के में नहीं लेना। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जरूर ध्यान में रखें। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन अपना। कथन कारण वाले क्वेश्चन है, विश्व नागरिकता के समर्थक दलील देते हैं कि चाहे विश्व कुटुंब और वैश्विक समाज अभी भी विद्यमान नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार लोग आज भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो ये बात बिल्कुल भी सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप लगा देंगे तो कथन कारण की सही व्याख्या की पहचान भी आप कर पाएंगे, क्योंकि विश्व नागरिकता को मानने वाले समर्थक ये मानते हैं कि हमें इस भावना को मजबूत करना चाहिए और एक विश्व नागरिकता की अवधारणा की दिशा में सक्रिय होना चाहिए। तो कथन और कारण दोनों सही है, कथन कारण की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, ये एक तो 2 तरीके से कर सकते हो क्वेश्चन को। देखिए पहला तरीका क्या है आपका, पहला या तो आप कथन को पढ़ें और कथन अगर सही है तो यहाँ पे क्योंकि लगा दें, क्योंकि लगा दें तो आपको पता चलेगा कि कारण सही है कि नहीं है, मैचिंग कर रहा है नहीं। अगर आप पहले कारण पढ़ रहे हैं, जैसे कारण आपने पढ़ा पहले, वे मानते हैं मतलब विश्व नागरिकता को मानने वाले विचारक मानते हैं कि हमें इस भावना को मजबूत करना चाहिए और एक विश्व नागरिकता की अवधारणा की दिशा में सक्रिय होना चाहिए। तो ये तो सही है। फिर अब यहाँ पे क्योंकि जगह के अब यहाँ पे आप इसलिए लगा दें, इसलिए विश्व नागरिकता के समर्थक दलील देते हैं कि चाहे विश्व कुटुंब और परिवार समाज अभी भी विद्यमान नहीं है, लेकिन हमें राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार लोग आज भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो क्या हो गया, दोनों एक दूसरे के मैच कर रहे हैं, टच में है दोनों ना, तभी क्या होगा, कथन कारण की सही व्याख्या होगी। अगर दोनों बातें सही हैं, अगर दोनों बातें अलग अलग हैं, ठीक है, वहाँ पे विश्व नागरिकता की बात कर रहा है, अगर यहाँ पे राष्ट्रीय नागरिकता की बात कर दे कि राष्ट्रीय नागरिकता का कॉन्सेप्ट जो है हमारे संविधान में दिया गया, कहीं पे दिया है, तो दोनों बातें अगर सही हैं तो कथन कारण की व्याख्या फिर नहीं हो पाएंगे, अगर एक दूसरे से मैचिंग में नहीं होंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आप सीखने की कोशिश करेंगे, समय के अकॉर्डिंग आप चीज़ें सीखते जाएंगे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एक टाइम था जब मुझे भी नहीं आता था, बट धीरे धीरे आप रिवाइज करते, देखो आप ये तभी कर पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, जब आपका कॉन्सेप्ट, जब आप इसी को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है,
ठीक है। तब आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे कि ये सही व्याख्या है नहीं व्याख्या है? पहले तो आप इसको आइडेंटिफाई करो, ये कथन सही है कि नहीं है, कारण सही है कि नहीं है। हो सकता है कथन ही गलत हो, कारण सही हो। आप हमेशा दोनों की व्याख्या कराने की कोशिश करते रहते हैं ना, लेकिन ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है कि कथन और कारण दोनों पहले पहचाने सही है कि नहीं है, ठीक है। चलिए स्टेटमेंट पहला देखते हैं। Proponents of global citizenship argue that even though a world family and a global society don't yet exist, people today feel connected to each other across national boundaries। ठीक है, तो अब यहाँ पे बिकॉज लगा दो आप, बिकॉज लगा दो तो आपको पता चल जाएगा। अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो आप बिकॉज लगाएंगे तो आपका एक्सप्लेनेशन कर रहा है दोनों, तो पता चल जाएगा कर रहा है या नहीं रहा। बिकॉज दे बिलीव्ड मतलब प्रोपोनेंट ऑफ द ग्लोबल सिटीजनशिप के जो प्रोपोनेंट्स हैं वो बिलीव्ड करते हैं कि वी शुड स्ट्रेंथन दिस फीलिंग एंड वर्क टुवर्ड्स द कनेक्टेड ऑफ द ग्लोबल सिटीजनशिप, सॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्लोबल सिटीजनशिप। ठीक है, तो इस तरीके से कथन कारण दोनों सही हैं और कथन कारण की क्या कर रहा है, एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो इस तरीके से आपका ये 47 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, द पॉलिटिकल फिलोसोफर नेट JRF के नाम से हैं, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। यही आप खरीदेंगे तो आपको पेड में मिलेगा, पर मैं पेड में नहीं बेच रहा हूँ आपको, मैं आपको फ्री में करा रहा हूँ। मैं दूसरी कोचिंग की बात कर रहा हूँ। दूसरी कोचिंग में अब बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं जो आपको पेड यही कोर्स यही क्वेश्चन आपको पेड कराती हैं। वो क्या करती हैं, अब मैंने उनका देखा हुआ है टेस्ट सीरीज, बहुत बच्चे लेके ये कंप्लेंट करते हैं कि सर उन्होंने हमें पागल बना दिया। क्यों पागल बना दिया? क्योंकि राजस्थान के क्वेश्चन 2 क्वेश्चन राजस्थान के उठाते हैं, 2 क्वेश्चन नेट के उठाते हैं, 2 क्वेश्चन अलग अलग स्टेट कैसे उठा के उन्होंने 100 क्वेश्चन बना के एक टेस्ट सीरीज बना दी। ठीक है, ऐसे 1000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज बना के आपको 1000-2000 रुपए में बेच लेते हैं। तो आपको ऐसे पागल नहीं बनना है, आपको फ्रेश क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, मैं जो क्वेश्चन करवाता हूँ, मैं बनाता हूँ क्वेश्चन, नए नए क्वेश्चन बनाता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन मेरे PYQ के हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि इसमें आपको 20 से 30% या 40% क्वेश्चन हो सकता है PYQ के मिले, क्योंकि PYQ के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और रिपीटेड होते हैं बार बार। ठीक है, और इसीलिए मैं PYQ के क्वेश्चन भी शामिल करता हूँ। लेकिन 50% क्वेश्चन मेरे ऐसे होते हैं जो न्यू होते हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो एग्जाम में मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो एग्जाम में आ सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और साथ के साथ कोशिश रहेगी कि मैं हॉप्स भी स्टार्ट करूं। ठीक है, मैकियावेली को मैंने कंप्लीट करा दिया है, लेकिन टाइम कम मिलता है मुझे, इस वजह से थोड़ा सा एक एक ही पार्ट कंप्लीट करा पा रहा हूँ। मेरी बहुत इच्छा होती है कि मैं डेली 2 वीडियो अपलोड कर पाऊँ आप लोगों के लिए, बट इच्छा को अगर इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तो फिर ये मेरी कमी है। चलिए कोई नहीं, बाकी देखते हैं, जैसा भी पॉसिबल होगा कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।